गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का एसएससी पॉइंट पर स्वागत करती हूं और आज का क्लास अपना स्टार्ट करती हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 2 sec स्क्वायर ए प्लस 4 cosec स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए माइनस 4 cot स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पता होगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है। ए वैल्यू आप लोग मुझे बताएंगे। आइए इसे देखते हैं। तो यहाँ लिखा है 2 सेक स्क्वायर ए और एक वैल्यू आप लोग और बताएंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है। यहाँ लिखा है 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए माइनस 4 कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से हम लोग 2 सेक स्क्वायर और माइनस में 2 tan ए स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर को एक पास करेंगे। यहाँ पर भी 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 कॉमन दिख रहा है। अगर सेक स्क्वायर और माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी तो यह दोनों वैल्यू मिलकर कितनी हो जाएंगी? बस 2 हो जाएगा। और आप लोगों को पता होगा, इसको आइए लिख के भी आप लोगों को समझा देती हूँ। जैसे 2 दोनों जगह 2 है तो 2 को बाहर कर लेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 होगी, इसीलिए मैं इतना ना लिख के सीधे 2 लिखी थी। अब कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू भी 1 होती है। तो हम लोग भी इसे क्या करेंगे, प्लस में 4, यहाँ भी 4 कॉसेक स्क्वायर ए है। पेन एक सेकंड चेंज करते हैं। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी 4 कॉसेक स्क्वायर ए है और 4 कॉट स्क्वायर ए है। तो इन दोनों को अगर साथ में लिखें, 4 को बाहर कर लें, कॉमन कर लें, तो यहाँ आ जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और इसकी भी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो दोनों यह वैल्यू 1 हो जाएगी, यह वैल्यू 1 हो जाएगी, बचेगा क्या? 2 प्लस 4 और हमारा आंसर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। एक कंबल 1148 रुपए में बेचा जाता है जिससे 30% की हानि होती है। 5% लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने में बेचा जाना चाहिए? कहा क्या गया है कि एक कंबल है जिसे कितने में बेचा जा रहा है। तो इस कंबल को 1148 रुपए में बेचा जा रहा है और 1148 रुपए में जब बेचा जा रहा है तो जो बेच रहा है उसे 30% की हानि हो रही है। माइनस क्या इंडिकेट करता है? तो माइनस हानि को इंडिकेट करता है। यानी कि यह कितने परसेंट की वैल्यू हो जाती है या कितना परसेंट उसे प्राप्त होता है? तो उसे 70% प्राप्त होता है। अगर 30% की हानि होती है तो यह वैल्यू कितने परसेंट की हो जाएगी? तो यह वैल्यू हो जाएगी हमारी 70% की। अब कह रहा है, अब हम लोग अगर 100% की वैल्यू निकाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा उसका सीपी, जिस पे ना तो उसे हानि होगा ना ही उसे लाभ होगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि 5% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने में बेचा जाए। अब इस वैल्यू पे ना तो उसे लाभ होगा और ना ही हानि होगा। अब हमें 5% इसका और निकालना है, तो इसका हम लोग 5% और निकालेंगे। यह वह वैल्यू आ जाएगी जिस पर बेचने पर उस ग्राहक को जिसने कंबल खरीदा था उसे 5% का लाभ हो जाएगा। तो इसे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए 30% की हानि हो रही है, इट मीन्स दैट यह वैल्यू कितने परसेंट की हो गई। इसे फिर से करके आप लोगों को बताती हूँ कि ये कितना कम टाइम में और कितना आसानी से हो जाएगा। कि 30% की
हानि हुई। इट मीन्स दैट कि यह जो वैल्यू दी गई है यह वैल्यू कितने की हुई, 70% की हुई, और हमें लाभ कितने परसेंट का चाहिए, तो 5% का चाहिए, यानी कि हम लोग 105 की वैल्यू निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7 से 7 एकम 7 और 15 सत्ते 105, यहाँ 15 आ जाएगा। अब इसे अगर एक बार और काट दे तो यहाँ क्या हमारा बचेगा, या तो हम लोग इसमें सीधा 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारा नीचे कितना बचा, नीचे हमारा बस 10 बचा, और इसे अब हम लोग डायरेक्ट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 बट्ठे कितना होता है, 120 होता है, 12 आ जाएगा, 15 चौक 60 होता है, 60 और 12 कितना होता है, 72 हो जाएगा, 15 एकम 15 और 15 7 हमारा आ जाएगा, 15 एकम 15, 15 और 7 ही आया था ना, कितना आया था, 72, हाँ 15 7 आ जाएगा हमारा, 22 आ जाएगा। फिर इसके बाद 15 एकम 15, 15 और 2 17, यही हमारा आंसर आ जाएगा। डिवाइड बाय कितना था, 10 था, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यह हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रानी ने व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख रुपए की धनराशि का ऋण लिया। 2 वर्ष बाद वह 7% प्रति वर्ष की दर से कितना साधारण ब्याज अदा करेगी। तो आप लोगों को पता है क्या होता है, P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। या तो एक वर्ष के लिए कितना दे रही है, 7% दे रही है, 2 वर्ष के लिए कितना पाएगी, वो कितना देगी, तो 14% देगी। तो अब इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, 14%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएगा, 14 दूना 28 आ जाएगा, 28 के बाद 3 जीरो यानी कि 28,000, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 36 हो जाएगा, यह हमारा 49 हो जाएगा, और यह 6 ना होके 16 है। यह कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, यह हमारा 4 हो जाएगा। इसे ऐड कर लेंगे, ये दोनों हमारा 40 हो जाएगा, और 49 जोड़ देंगे, हमारा 89 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 800 किमी की यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर दूरी 50 किमी पर आवर की गति से तय करता है। उसे शेष दूरी को किस गति से तय करनी चाहिए ताकि उसकी औसत गति 60 किमी पर आवर हो। अगर हम लोग कहें कि औसत जो गति होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम टोटल दूरी में से अगर इस स्पीड से भाग दे दे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना टाइम उसे कितने टाइम में ट्रेवल करना चाहिए। अगर हम इस 800 में 60 से भाग दे दे तो हमें टाइम मिलेगा, और वह टाइम ऐसा मिलेगा जिसमें इसको क्या करना होगा, यात्रा करना होगा। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हमारा 0 से 0 कैंसिल हो गया, और अगर 2 से काट दे तो ये 40/3 आ गया। हमारे पास टाइम कितना मिल के आया, 40/3। अब देखते हैं कितना टाइम खत्म हो चुका है और कितना टाइम और बचा है। तो 300 दूरी तय करने के लिए हमने 50 किलोमीटर पर आवर की गति से तय की, तो हमारा 6 घंटा खत्म हो चुका है। अब हमारे पास कितना घंटा बचा है, तो 40/3 से अगर 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो इतना घंटा बचा है। तो ये 3 छक 18 होगा, और 18/22 कितना होगा, 18/22 40 होगा, 40/3 यही आवर्स हमारे पास बचे हैं। और हम लोग देखेंगे इस 800 में से 300 तो उसने 6 घंटे में ट्रेवल कर लिया, 6 घंटे में। अब इस 800 में कितना बचा है, 500 बचा है। अब इस 500 को उसे कितने घंटे में ट्रेवल करना है, तो 22/3 घंटे में ट्रेवल करना है। तो आइए 22/3 से हम लोग भाग करते हैं। तो ये क्या होगा, यह इससे कट जाएगा, ये हमारा 250 आएगा, यहाँ हमारा 11 आ जाएगा, और यहाँ 750/11 आ जाएगा। यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 750/11 आ जाएगा। यानी कि अगर वह इस चाल से चलेगा तो 22/3
3 घंटे में वह 500 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। यानी कि अगर वह इस घंटे से चलेगा तभी यह 50 जो कितना किलोमीटर दूरी तय किया था 300 किलोमीटर, और जो दूसरा क्या था हमारा 500, उसे कितने दूरी तय किया था 750 इंटू 11। जब यह इतना ट्रेवल करेंगे तभी इसका एवरेज क्या आएगा 60 किलोमीटर पर घंटा आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चल देखते हैं। एक 210 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 4.5 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर लेता है। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। देखिए, जब कभी भी ट्रेन एक दूसरे कोई भी ट्रेन रहे या कुछ भी रहे, जब विपरीत दिशा में चल रहे हो, यानी कि यह ट्रेन इधर जा रही है और यह आदमी इधर आ रही है, तो इन दोनों का हमेशा स्पीड क्या होता है, इनकी स्पीड हमेशा जुड़ जाती है। लेकिन अगर यह दोनों सेम डायरेक्शन में चलें तो इनकी स्पीड हमेशा क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। अब कह रहा है कि ऐसे एक आदमी है जो आ रहा है इधर और एक ट्रेन है जो जा रही है इधर, तो कितने टाइम में यह इसको पार कर जाएगी। तो जो यह ट्रेन की लंबाई है वही तो लगेगा जब इस आदमी को पार करेगी, यही तो डिस्टेंस चाहिए। ये ट्रेन है, यहाँ आदमी है, आदमी चल रहा है, इस आदमी को पार करने के लिए इस ट्रेन की लंबाई ही तो इस आदमी को पार करेगा। जैसे आदमी है, ट्रेन कैसे पार करेगा, ट्रेन ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ट्रेन चला जाएगा, यहाँ से एक कम होते चला जाएगा। तो यह लंबाई ही तो ट्रेन की जो आदमी को पार की है। तो डिस्टेंस क्या मेजर करेंगे, डिस्टेंस वो ट्रेन की लंबाई ही होगी। तो हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई 210 मीटर। और इसकी चाल कितनी हो गई, एक की चाल दी गई है, दूसरे की चाल हमें पता नहीं है। तो एक की चाल हमारी कितनी, अगर x है तो दूसरे की चाल हमारी 4.5 हो जाएगी। और कितना समय लग रहा है, समय इसका 12 लग रहा है। ये किलोमीटर पर आवर है, इसको छोटा करेंगे तो हम लोग मीटर पर सेकंड में कर देंगे, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। ये बस आप लोगों को समझाने के लिए था। अब देखिए दूसरी चीज कि अगर वह 210 मीटर लंबाई 12 सेकंड में चल रही है, तो अगर इसे हम लोग डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें स्पीड मिल जाएगी। और स्पीड किसकी किसकी मिलेगी, स्पीड उस ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी और साथ में जो आदमी चल रहा था उसकी स्पीड मिल जाएगी। अब हमें किमी पर आवर्स में यानी कि किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे। हम लोग लिखेंगे 210/12 गुणे में, इसे छोटे से बड़े पे बनाना है ना, किलोमीटर पर आवर बनाना है, तो 18/5 से गुणा कर देंगे और फिर देखेंगे कितना आया। तो ये 6 से 2 बार में, या 6 से 3 बार में, इसके बाद ये 5 दूना 10 हो गया, यह 1 0 से 1 0 कैंसल हो गया, यह 63 आ गया। तो हमारी डिस्टेंस जो टोटल ट्रेन और आदमी दोनों की स्पीड हमें कितनी मिली, ट्रेन और आदमी दोनों की स्पीड हमें 63 मिली। बस हमें ट्रेन की चाहिए तो हम आदमी वाला स्पीड इसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा, सीधा इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आएगा 58.5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, दो ट्रेन जो समान गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। दो ट्रेन क्या है, समान गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक इधर आ रही है एक इधर जा रही है। यदि उनकी लंबाई 120 मीटर और 140 मीटर है और वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। आइए इसको देखते हैं कि यह ट्रेन यहाँ है, यह ट्रेन अगर यहाँ है, इसकी लंबाई कितनी है, a है, इसकी लंबाई कितनी है, यह है। अगर यह दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे जाएं और इस ऐसे पार करें तो क्या हो जाएगा, यह ट्रेन जो रहेगा
यहाँ से ऐसे पार करते करते यहाँ चली जाएगी और यह ट्रेन ऐसे पार करते करते यहाँ चली जाएगी और यहाँ पहुँचते ही ये एक दूसरे को पार कर लेंगी। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, जो डिस्टेंस हो रहा है वो ट्रेन की लंबाई ही हो रही है। तो हो क्या जाएगा, हमारा डिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगा, तो 120 प्लस 140 हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। 120 प्लस 140 टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। और यहाँ फिर से टाइम दे दिया गया है, फिर से क्या दिया गया है, टाइम दे दिया गया। और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, तो हमारा चाल निकल के आ जाएगा, क्या आएगा, स्पीड निकल के आ जाएगा। और स्पीड दोनों की क्या है, बराबर है। तो अगर यह ट्रेन हमारी S1 थी, यह ट्रेन S2 थी, तो अगर इसकी स्पीड S है तो इसकी स्पीड भी क्या होगी, S होगी, क्योंकि दोनों समान गति से चल रही हैं। तो आइए इसको निकालते हैं। यह 0 से 0, 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा। यह 14 और 12 हमारा 26 हो जाएगा। S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। यानी कि इनकी चाल कितनी थी, 13 मीटर पर सेकेंड थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात अगर 5 और 7 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 17 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम लोग दो संख्या मान ले, जैसे एक को मान ले 24, एक को मान ले 36। अब जो HCF है, अगर हमें इनका रेशियो निकालना रहे, क्या बोली हूँ, अगर हमें इनका रेशियो निकालना रहे, एक मिनट, अगर हमें इनका रेशियो निकालना रहे तो रेशियो में करते क्या है, हम इसे छोटे से छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे इसे अगर हम 12 से काट दें तो 2 बार में आ जाएगा, इसे अगर हम 12 से काट दें तो 3 बार में आ जाएगा। और अगर हमें इसका HCF निकालना हो तो हम ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, क्या निकालना हो, HCF निकालना, तो हम ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं जिससे यह भी डिवाइड हो जाए और यह भी विभाजित हो जाए। जब हमें रेशियो निकालना रहता है तो यह जिस भी बड़ी संख्या से कटती है उससे काट के हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। और जब HCF निकालना होता है तो ऐसी संख्या हम लोग लेते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं जिससे यह भी डिवाइड हो जाए या यह भी डिवाइड। इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास रेशियो है किसी वैल्यू की, तो जो उसका HCF रहा होगा उसी से ही हम लोग डिवाइड किए होंगे। अगर हमारे पास यह 5 और 7 है तो वह जो संख्या रही होगी वह इसके HCF से ही मल्टीप्लाई होके बनी होगी। समझ में आया आप लोगों को? तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, तो हमारी एक संख्या अगर 17 पचे कितना होता है, 85 हो जाएगी, तो दूसरी संख्या हमारा 17 सते 119 हो जाएगी। यही हमारी संख्या आ जाएगी। हमेशा आप लोग ये याद रखेंगे कि जो रेशियो हमारा होता है वो HCF से ही डिवाइड करने के बाद मिला रहता है। जैसे ये क्या है, 85 है और यह 119 है, इसे HCF से जब डिवाइड करेंगे तो जो हमारा निकल के आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म, वह रेशियो मिलेगा। और रेशियो कब मिलेगा, जब HCF से डिवाइड होगा। कहा जा रहा है वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहली लाइन क्या है कि पिता की आयु, अगर पुत्री की आयु कितनी है, x है, तो पिता की आयु 3x है। अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद, तो 10 वर्ष। तो आइए इसे 10 वर्ष को ऐड कर देते हैं। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा 3x हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होके हमारा 2x हो जाएगा और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हमारा 1x और 2x, यह 1 × 10 हो जाएगा।
इसे मैं डायरेक्ट करती हूँ। अगर यहाँ और यहाँ दोनों जगह संख्या सेम रहे तो मैं क्या करती हूँ, मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ और जो एक संख्या रहती है उसको लिख देती हूँ। लेकिन यह तभी संभव है जब दोनों जगह सेम संख्या रहे तब। ये हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी। और वर्तमान में पुत्री की आयु पूछा है, तो वर्तमान में पुत्री की आयु x ही तो है, तो 10 वर्ष आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहली की आयु रोहित की आयु से 3 वर्ष कम है। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात, क्या कोहली और रोहित के आयु का अनुपात कितना दिया है, 7 और 8। तो और इनके बीच का यहाँ पे अंतर कितना है, 1 है। और एक्चुअल में इनके बीच का अंतर कितना दिया गया है, 3 है। अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 7 की वैल्यू कितनी रही होगी, 21 रही होगी। और 8 की वैल्यू कितनी रही होगी, 24 रही होगी। जो एक किसकी थी, ये थी कोहली की और ये थी रोहित की। तो कोहली की आयु क्या थी, 21। यही हमसे पूछा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया गया है और मूलों की प्रकृति के बारे में पूछा गया है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्या है, x² माइनस 14x प्लस में 49 इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को बताई थी कि अगर हम b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालें, अगर वह 0 के बराबर होता है तो इसका मतलब यह होता है कि इसके मूल वास्तविक है और समान है। वास्तविक और समान है। दूसरा बताई थी कि अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो। अगर 0 से बड़ी होगी तो ये क्या होगा, वास्तविक होगा और भिन्न होगा। वास्तविक और भिन्न होगा। और तीसरा बताई थी कि अगर इसकी वैल्यू छोटी होगी 0 से तो यह काल्पनिक होगा। तो आइए चेक करते हैं ये है क्या। यहाँ से हम लोग निकालेंगे किसकी वैल्यू, b² माइनस 4ac की वैल्यू। तो b² की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 14। 14 का स्क्वायर, फिर माइनस में 4 की वैल्यू हमारी कितनी, 4 ही होगी। a की वैल्यू 1 दी गई है, c की वैल्यू 49 दी गई है। अब अगर a कितना होगा, 196 होगा। और यहाँ भी हमारा अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा और फिर 3 19 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। इट मीन्स दैट कि इसका जो मूल होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि वह समान होगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, वास्तविक और समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, उस द्विघात समीकरण का चयन कीजिए जिसका एक मूल 1 प्लस √3 हो। अब आप लोगों को ये पता होगा कि अगर कोई इक्वेशन रहे हमारे पास, इस इक्वेशन का अगर कहा जाए कि a एक मूल है, इट मीन्स दैट कि a की वैल्यू अगर यहाँ रखी जाए तो इसका टोटल जो आंसर आएगा वह 0 के बराबर आएगा। अब आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे ऑप्शन से, लेकिन इसका ऑप्शन बहुत आसानी से इलिमिनेट हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो इसमें कोई संभावना नहीं है कि कोई भी वैल्यू रखा जाए और 0 मान आ जाए, हो ही नहीं सकता। वो भी पॉजिटिव वैल्यू रखा जाए, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो अगर यहाँ पॉजिटिव वैल्यू रखा जाए तो संभव ही नहीं है कि इसका मान 0 आ सकता है। यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू रखा जाए तो संभव ही नहीं है कि इसका आंसर 0 आएगा। अब यहाँ देखते हैं, बस इसका आंसर यही हो सकता है क्योंकि यहाँ दोनों जगह माइनस है और माइनस रखने पर इसकी वैल्यू निगेटिव मतलब 0 आ सकती है। तो ये आप लोग चेक करेंगे। वैसे इसका आंसर यही होगा क्योंकि निगेटिव यही है। आप लोगों को अगर मन करेगा तो चेक भी कर सकते हैं।
रख के वैल्यू 0 भी आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से देखेंगे। तो यहाँ पर एक्स क्यूब कितना है, तो एक्स क्यूब बस एक है, वो भी माइनस एक्स क्यूब है। अब देखेंगे यहाँ भी माइनस एक्स क्यूब है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ माइनस एक्स क्यूब नहीं है, यानी कि यह दोनों हमारे आंसर नहीं बन सकते हैं, पहले ही कट गए। अब दूसरा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरा एक्स स्क्वायर बिल्कुल चेक नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों जगह एक्स स्क्वायर की सेम वैल्यू दी गई है। अब हम लोग तीसरा चेक करेंगे, यहाँ पर एक्स होगा, जो एक्स गायब हो चुका है, यानी कि ये टाइपिंग एरर है, टाइपिंग मिस्टेक है। अब तीसरा हम लोग x की वैल्यू चेक करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, 3x है, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 18x होगा। ये एक्स स्क्वायर है जिसे हमें चेक नहीं करना है। ये कितना होगा, यह हमारा प्लस में 6x होगा, और इसे जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा -12x होगा। इट मीन्स दैट हमारा आंसर क्या बनेगा, सेकेंड हमारा आंसर बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1.24 को हमें क्या करना है, p/q के फॉर्म में लिखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बार कितने पे है, बस 2 अंकों पे है। अगर बार 2 अंकों पे है तो डिवीजन कितने से होगा, 99 से होगा। पॉइंट के बाद बार कितने अंकों पे है, बस 2 अंकों पे है। अगर पॉइंट के बाद यह 1 रहता तब इसका आंसर चेंज हो जाता है, लेकिन पॉइंट के बाद बार कितने अंकों पे था, 2 अंकों पे। और इसे आप लोग क्या करेंगे, सीधे 124 में से ये जो यहाँ पे है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 123/99। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 1 एंड 3 3 आ जाएगा, हमारा यही आंसर बन जाएगा। आइए इसको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये क्या होगा, 1.24, इसे हम लोग क्या मानेंगे, इसे हम लोग मानेंगे x। अब पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो इसे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ज्यों 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा बन क्या आएगा, 124.2424। यहाँ कितना आएगा, 100x आ जाएगा। यह हो गया हमारा 100x। अब अगर हम लोग देखें तो हमें क्या करना होता है, इसको x के फॉर्म में लिखना होता है। तो यहाँ पर क्या है, 124 है, लेकिन अगर हम इसे 123 प्लस में 1.2424 लिखें इज इक्वल टू 100x लिख दें, तो यह वैल्यू हमारी किसकी है, x की वैल्यू है। तो हमारी हो जाएगी 123 प्लस x इज इक्वल टू 100x। अब यह x इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, 99x बन जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 123 इज इक्वल टू, यह 99 इधर आएगा तो यह 123 डिवाइड बाई 99 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा 41 डिवाइड बाई 33 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्या क्या दिया गया है, 5, 7 और 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो हम लोग क्या लगाएंगे, हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फार्मूला में s की वैल्यू क्या होती है, तो इन सब का सम डिवाइड बाई 2 होता है। यही होता है ना, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 होता है। लेकिन हमें इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम नहीं देंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 10 7 17 हो जाएगा। 17 5 कितना होगा, 22 होगा। 22/2 कितना हो जाएगा, तो ये 11 आ जाएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी, यही होता है फॉर्मूला। और यह क्या होता है, s की वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। अब यहाँ हम लोग सीधा वैल्यू रखेंगे। s की वैल्यू हमारी कितनी है, 11 है। s माइनस ए अगर करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 में से अगर हम लोग 5 घटाएंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 6। फिर 11 में से अगर हम लोग 7 घटाएंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4। 11 में से 10 घटाएंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी 1। यह 4 ही बस है जो बाहर आ सकता है 2 बन के, बाकी यह 11 और 6 से मल्टीप्लाई होके रूट में 66 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर प्रत्येक
5% की 2 क्रमिक छूट प्रदान की जाती है। वस्तु का विक्रय मूल्य और उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है। मान लेते हैं कि वस्तु हमने कितने में लिया, 100 रुपए में, और वस्तु ज्यों 100 रुपए में लिया, यही वस्तु का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो गया। अब वस्तु को बेच कितने में रहे हैं, तो इस 100 पे पहले तो अंकित कर दे रहे हैं 120 रुपए। 120 क्या किए, अंकित कर दिए। अब 2 छूट दे रहे हैं। पहला छूट 5% का, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 95 डिवाइड बाई 100। दूसरा छूट भी कितने का दे रहे हैं, 5% का, फिर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 95 बाई 100। अब इसी को सॉल्व कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। अब इसको सॉल्व करें तो यह सीधा खत्म हो जाएगा। वैसे यह भी क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। वैसे भी ये लिखने की आवश्यकता नहीं होती। एट फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं कि वो जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, 2 छूट दी गई है 95% की, तो हम 95 लिख लेंगे। अब इसे अगर हम लोग काटे तो ये 19 बचे 95, 5 भी सही हम 100, फिर 5 19 सहिया में 95, 5 भी सहिया में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ये 2 मिलके 4 बना, 4 तिया 12 होता है, और 1 0 यहाँ बच गया। बचा क्या है, 3 19 गुणे 19 बटे में 10, यही इतना बचा है। अब 19 19 से ही हम होता है 361, गुणे में कितना होता है, 3 होता है, डिवाइड बाई 10 होगा। ये क्या होगा, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 त्रिका 9, 1 10, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब उसे उस बंदे ने खरीदा था 100 रुपए में, बेचा कितने में, 108.3। अब उसके वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य से कितना अधिक है, यही निकालना था। तो यही तो अधिक है, 8.3 अधिक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चतुर्भुज का विकर्ण 32 मीटर लंबा है। एक कोई चतुर्भुज है ऐसे, इस चतुर्भुज का जो विकर्ण है वो कितना है, 32 मीटर है। इसके बाद कहा गया है इसके 2 अंतरलंब हैं। अंतरलंब का मतलब ये जो विकर्ण है इसी पर लंबवत लाइन है। 2 अंतरलंब है, एक इधर और एक इधर। 2 अंतरलंब है जिनकी लंबाई 6 है और 10 है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कहा क्या गया है कि एक चतुर्भुज है जिसका विकर्ण क्या है, 32 मीटर है। फिर कहा गया है कि इसके 2 अंतरलंब है। अंतरलंब का मतलब ऐसे और ऐसे 2 लंबवत लाइनें खींची गई हैं जिनकी लंबाई दी गई है। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें बताना है, तो आइए चतुर्भुज का क्षेत्रफल बनाते हैं। ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में हमारी हाइट दी गई है, तो पहला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 1/2 32 इंटू 6 हो जाएगा। अब ये दूसरा ट्रायंगल देख लेते हैं। दूसरे ट्रायंगल में क्या है, बेस है 1/2, बेस की वैल्यू 32 और यहाँ हाइट की वैल्यू कितनी दी गई है, 6 दी गई है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, 1/2 इंटू 32 को बाहर ले लेंगे, 6 और 10 जोड़ देंगे, 16 आ गया। अब इसे क्या करेंगे, काट देंगे। कितनी बार में जाएगा, 16, और 16 16 कितना होता है, 256 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि ने 50,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद राजू 1 लाख रुपए का निवेश करके उसके व्यवसाय में सम्मिलित हो गया। रवि मतलब पहला जो था, रवि द्वारा निवेश किए जाने के बाद 1 वर्ष में उन्होंने 63,000 रुपए का लाभ अर्जित किया। राजू का हिस्सा बताए। देखिए 50,000 के साथ रवि ने बिजनेस चालू किया। फिर 100 मतलब 1 लाख, 1 लाख को क्या लिख सकते हैं, 100,000 के साथ राजू, यह रवि था यह राजू था। राजू बिजनेस में आ जाता है कितने महीने बाद, 6 महीने बाद। रवि ने टोटल कितने महीने वर्क किया, तो 12 महीने। राजू ने टोटल कितना किया, 6 किया। अब हमें क्या पता है, हमें इनके
लाभ का रेशियो मिल गया कि इनको प्रॉफिट जो दिया जाएगा वो किस अनुपात में दिया जाएगा कि इन्होंने कितने मंथ वर्क किया और इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, इन्हीं दोनों का जो मल्टीपल होगा इसी के बेसिस पे हम लोग प्रॉफिट जो होगा उसे बांटेंगे। तो आइए इसका रेशियो निकालते हैं। तो एक के से के कैंसल आउट हो गया, 50 से 50 से कम 50, 50 दूना 100, फिर 2 से 6 से 6 कम 6, 6 दूना 12, तो 2:2 के बजाय क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। यानी कि 6300 जो वैल्यू है इसका आधा कौन पाएगा, रवि पाएगा और आधा ही राजू पाएगा। तो राजू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हमारा 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 3250 रुपये। ये 2 आ जाएगा, ये 1 आएगा। फिर से काटते हैं, इतना फास्ट बोलते बोलते एक आध मिस्टेक तो हो ही जाती। ये क्या हो जाएगा, यह हमारा 3 आएगा और 2 से कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। फिर यहाँ कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा और ये 2 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 31,500। अब कह रहा है एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के 2 कोण दिए गए हैं, एक 60 डिग्री है, एक 80 डिग्री है और तीसरे कोण की वैल्यू पूछा गया। पूछा है कि तीसरा एंगल कितना है। तो अगर ये 60 है, ये 80 है तो 140 होगा। ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो यह भी क्या होगा 40 होगा। 40 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल हमने बनाया ABC। ए कितना है 40 है, बी कितना है 55 है और सी इसके बाद अगर ये 90 है, 40 50 तो सी कितना हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। अब कह रहा है दूसरा ट्रायंगल हम लोग लें जिसमें डी कितना है 55 है। ये 55 के बजाय 50 लिखी हूँ, बोली 55 हूँ लिखी हूँ 50, और अगर ये 50 हो जाएगा तो ये 50 ही हो जाएगा। अब कह रहा है डी कितना है, तो डी 55 है। डी हमारा कितना है, डी हमारा 55 है। फिर दूसरी जगह क्या कह रहा है, ई कितना है, ई 85 है। ई कितना हमारा 85 है। बाकी का जो 40 बचा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एफ। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कौन सा विकल्प सही है। तो हम कह सकते हैं ना कि अगर ए बी सी सिमिलर है तो यहाँ भी सबसे पहले क्या था, ए था। ए के सामने की कितना एंगल था 85 था, तो यहाँ भी 85 के सामने कितना एंगल है, ई है। यहाँ 40 के एंगल का 40 एंगल वाले के सामने क्या है, तो बी है। यहाँ भी 40 एंगल वाले के सामने क्या है, एफ है। यहाँ 55 के आगे क्या है, सी है। यहाँ 55 के आगे क्या है, डी है। तो यही क्या होंगे, यही एक दूसरे से सिमिलर होंगे। यहाँ लेकिन सिमिलर का सिंबल नहीं है, एक इसका सिंबल है कॉन्ग्रुएंस का। किसका, इसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंस को सर्वांग समता, सर्वांग सम। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी ई एफ डी, ए बी सी ई डी एफ लिखा है, ई एफ डी हो जाएगा। कि मैं ही उल्टा लिखी हूँ, मैं उल्टा तो नहीं लिखी हूँ। ए बी सी हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, ई एफ डी हो जाएगा। यहाँ क्या होना चाहिए, एफ और डी होना चाहिए। या तो बहुत होगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है उसमें से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इसे करना कैसे है। इसका टाइप, इसे करने का जो तरीका होता है वही होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ मिस भी हो तो इतना आप लोग समझ लीजिएगा, नहीं तो यहाँ एफ हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा। लेकिन जो तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का यही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अगर ए प्लस में 1/b होल टू द पावर आर, फिर क्या है a माइनस में 1/b होल टू द पावर s, डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड डिवीजन में है b
प्लस में 1/a आर बी माइनस में 1/a एस। तो अगर हम लोग क्या करें, इसको इस रूप में कन्वर्ट कर दें, अगर इसको इस रूप में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें इसको काटना आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे इस रूप में कन्वर्ट कर दें। अगर हम यहाँ a/b से मल्टीप्लाई कर दें, किससे, a/b से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करते ही ये b से b कैंसल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा a। यहाँ भी अगर a/b से मल्टीप्लाई कर दें तो a से a कैंसल हो जाएगा, और यहाँ अगर a बचेगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1/b बन जाएगा। तो यह ऊपर जिस फॉर्म में लिखा गया है नीचे भी उसी फॉर्म में हो जाएगा। तो अब हमें मिल गया कि हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है, वो भी कितने का मल्टीप्लाई करना है, तो a/b का मल्टीप्लाई करना है। कितने का, a/b। तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a/b। अब हम क्या मैनेज करेंगे, यह मैनेज करेंगे, यह जो r है वो उससे भी तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अब दूसरे में आते हैं, तो दूसरे में भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ हम a/b से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर हमारा क्या आएगा, s आएगा। यहाँ पर भी हम लोग a/b से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, s आएगा। अब देखिए, अब ज्यों इसका मल्टीप्लाई यहाँ अंदर होगा, यह बन के आएगा, ऊपर वाला मैं नहीं लिखूंगी, ऊपर वाला आप लोग समझ लेंगे। यह बन के क्या आएगा, यहाँ a/b अंदर जाके यह बनेगा a + 1/b का पर r बन जाएगा। कैसे बना है ये मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ, यहाँ फिर से समझा देती हूँ। ar/br, यहाँ अंदर जाएगा a प्लस क्या था, b + 1/a था, होल टू द पावर r। r जब अंदर जाते ही इस r से मर्ज हो जाएगा, यहाँ क्या बनेगा, पहले जगह बनेगा b × a/b, फिर दूसरे जगह हमारा क्या बनेगा, a/b × 1/a होल टू द पावर r। अब देखिए इस b से यह b क्या हुआ, कैंसल हो गया, बचा कितना, a। अब इस a से यह a कैंसल हो गया, बचा कितना, 1/b, और इसीलिए इसे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। तो डायरेक्ट लिखते ही हमारा a बन गया, और डायरेक्ट जब इसको भी लिखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बन जाएगा a - 1/b डिवाइड बाय होल टू द पावर s, और इससे यह कैंसल हो जाएगा, बचेगा कितना, a/b होल टू द पावर r। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, a/b होल टू द पावर s, और a हमेशा जुड़ जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, a/b r + s। आंसर क्या बन जाएगा, तो आंसर हमारा यह बन जाएगा। आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि एक कस्बे की जनसंख्या दी गई है, यदि इसमें, बस यही लास्ट क्वेश्चन है आज का, आइए इसे भी खत्म करते हैं, या तो इसे आप लोग कर लीजिएगा। क्या कहा है, एक कस्बे की जनसंख्या दी गई है जो कितना है, इतना है, फिर यदि इसमें प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष में कितना वृद्धि होगा। देखिए इसको निकालने के कई तरीके होते हैं। एक हम लोग क्या करें, एक हम लोग डायरेक्ट ये जो वैल्यू लिखी गई है इस वैल्यू को लिखें और वृद्धि कर दें 104/100, वो भी 2 वर्ष के लिए। या तो हमारा दूसरा तरीका क्या होता है, हमारा दूसरा तरीका होता है जैसे 104 वैल्यू किसकी है, तो 104 वैल्यू है, अगर इसे हम 4 से काटते हैं तो ये हमारा 25 की वैल्यू हो जाती है, और ये हमारी 26 की वैल्यू हो जाती है। तो हम लोग 25 का स्क्वायर ले लेते हैं, जैसे यह वैल्यू जो होती है हमारी वह 25 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है, यानी कि 25 इंटू, क्योंकि 2 साल है, 2 साल का मतलब क्या है कि यह 25 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, और हमें 26 के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी। तो इसे या तो इस फॉर्म में करें
या तो इसके अलावा एक और तरीका अप्लाई कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका हमारा होगा कि अगर हम इनका सक्सेसिव परसेंटेज निकाल लें, जैसे ये +4 और यहाँ क्या होगा, प्रतिवर्ष वृद्धि तो हो रही है, प्लस में हमारा 4 जा 16 हो जाएगा, तो ये हमारा 8.16 आ जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करें, 8.16 निकाल लें जो वैल्यू दी गई है सबकी। देखिए इन चारों तरीकों में सब में मल्टीप्लाई किससे करना है, इसमें 116 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 26 से मल्टीप्लाई करना था, डिवाइड बाय 25 से। ये भी तरीका अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन ये इतनी बड़ी डिजिट है ना कि इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा कि हम इसका 4% निकाल लें। 4% निकालें और पहले वर्ष के अंत में ये 4% इसमें जोड़ दें। अब आइए 4% निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा, ये 4 सते 28, 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये 4 तियां 12 हो जाएगा, और 12 3 कितना हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा, फिर ये 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 और 1 कितना होगा, 17 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, फिर 4 दूना 8 हो जाएगा। और 100 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारी 4% की वैल्यू कितनी आई, तो 4% की वैल्यू हमारी आ गई 8975। अब इस 8975 हमारे साल भर के बाद परसेंट की वैल्यू है। और टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल वैल्यू हो जाएगी हमारी जब हम इसमें 8975 को ऐड कर देंगे, और जब ये ऐड करेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, 7 7 14, 1 15 हो जाएगा, और 9 4 13, 13 1 14 हो जाएगा, 8 2 10, 1 11 हो जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा। हमारी दूसरे साल की वैल्यू कितनी आई, पहले साल के अंत में वैल्यू कितनी आ गई, तो 31,450 वैल्यू आ गई। इसका फिर हम लोग क्या करेंगे, 4% निकाल देंगे। यहाँ पर कुछ मिस्टेक मैं कर दी हूँ लिखते समय, 4 दूना 8 हो जाएगा, और यह 8 2 10 ही हो जाएगा। इसे आप लोग इसी पैटर्न पे निकाल लेंगे। करना क्या है, बस डायरेक्ट ऐसे ही निकालना है, फिर इसमें से इसे ऐड कर देना है, और नेक्स्ट ईयर फिर से हमें 4% की वैल्यू निकाल लेनी है, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे आप लोग करेंगे, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस यही करना है। पैटर्न तो मैं आप लोगों को समझा ही चुकी हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।